हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 19। इसमें हमारा पाठ 10 चलेगा, जिसका नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ठीक है, इसमें आपका ये पार्ट 1 रहेगा, जिसमें मैं अति लघु तक आपको प्रश्न कराऊंगी, और पार्ट 2 में लघु और दीर्घ। ठीक है, ये आपकी नई किताब है 2025-26 की, तो सब बच्चे किताब तो पढ़ के आए होंगे, जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहती हूँ। तो फटाफट से हम चलते हैं अपने अध्याय 10 की तरफ, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग कर उचित बॉक्स में लिखिए। विद्युत रोधी, विद्युत रोधी मतलब जिसमें करंट नहीं आता। ठीक है, और विद्युत चालक मतलब जिनमें करंट प्रवाहित किया जा सकता है, मतलब जिस चीज में करंट आ सकता है। ठीक है, विद्युत रोही जिसमें करंट नहीं होता, और विद्युत चालक जिसमें करंट आ सकता है अगर हम चाहें तो। ठीक है, तो देखिए, चाबी, रबर, स्केल, कांच की छड़, लकड़ी की स्केल और पानी। इसने पूछा है क्या ये इनमें से कौन से विद्युत रोधी हैं और कौन से विद्युत चालक हैं। तो पहला, चाबी। चाबी बेटा विद्युत चालक है। अगर हम चाबी के ऊपर नंगे जो तार होते हैं, वैसे जिनके अंदर तांबा रहता है, ठीक है, ऊपर से हटा के उसको हम लपेट देंगे तो वो विद्युत चालक बन जाएगी, मतलब उसमें करंट आ जाएगा। रबर, रबर में करंट नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लो। स्केल, अब स्केल कैसा है, क्या पता लोहे का स्केल हो तो उसमें करंट आ सकता है, इसलिए हमने उसे विद्युत चालक में रखा है। कांच की छड़, कांच की छड़ आपकी विद्युत रोधी होती है, उसमें करंट नहीं आएगा कांच के बर्तन में। लकड़ी की स्केल, लकड़ी में भी करंट नहीं आता। ठीक है, पानी, पानी में करंट आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपने साथी से चर्चा करो एवं वाक्य में लिखो, वस्तु को निम्न सारणियों में उचित स्थान पर लिखो। जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे, मतलब जिनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, मतलब करंट आ सकता है। तो जैसे चाबी है, सोना है, तांबा है, ये सब कैसे विद्युत के चालक हैं। ठीक है, और जिनमें धारा, विद्युत धारा नहीं प्रभावित हो सकती, जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक, ये विद्युत रोधी होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आपको पता चल गया होगा क्या विद्युत चालक है और क्या विद्युत रोधी। अब हम उसी के आधार पर अपने प्रश्नों को करते हैं। सही विकल्प है सबसे पहले हमारे प्रश्न। विद्युत सेल उपयोग वाले उपकरणों के नाम। सेल का उपयोग, सेल का उपयोग किस किस में किया जाता है। तो बेटा, टॉर्च, सेल वाली टॉर्च आती है। टीवी के रिमोट में भी सेल होते हैं। रेडियो में भी सेल ही होते हैं। तो आप इसमें उपयुक्त सभी, आपका आंसर सही है। ठीक है, देखो विद्युत सेल पूछा है तो सेल तो सभी में होते हैं, आप सब जानते हैं। रिमोट में भी है, टॉर्च में भी है, रेडियो में भी है, तो उपयुक्त सभी। दूसरा, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, देखिए चुंबकीय प्रभाव किस किस में होगा हमारा। एक तो विद्युत घंटी में, कैसे, आपने मंदिर की घंटी देखी है, वो जब घंटा जो टकराता है, जो उसके चारों तरफ बना होता है, तब वहाँ चुंबक का प्रभाव होता है वो। और इसी प्रकार से लाउड स्पीकर में भी होता है। तो ए और बी दोनों हमारे सही हैं, मतलब विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत बैटरी बनाने के लिए कितने शैलों की आवश्यकता होती है। तो बेटा, विद्युत बैटरी बनाने के लिए कितने शैलों की आवश्यकता होती है, 2 या 2 से अधिक शैलों की आवश्यकता। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब कब दीप्त होता है, मतलब कब जलता है। जब बेटा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी जलेगा। ठीक है, तो विकल्प ए हमारा सही है। अगला देखिए, विद्युत परिपथ के किस अवयव का प्रतीक है। ये बेटा किसका प्रतीक है, इस तरीके से, ये वाला, ये इस तरीके से, ये बेटा बल्ब का प्रतीक है। ठीक है, बी हमारा सही है। अब चलते हैं हम अपने फटाफट से खाली स्थानों पर, जो हमें इसमें से देख के भरने हैं। पहला, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। दूसरा, बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे हम तंतु कहते हैं। अगला देखिए, विद्युत की बचत के लिए
आजकल एलईडी बल्ब का उपयोग किया जा रहा है। अगला देखिए, लोहे की विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, हो गए सबके? आगे चलें, किसी को कोई दिक्कत परेशानी और अगर हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके प्रश्न का आंसर दे दूंगी। अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 2, विद्युत फ्यूज बनाने वाले चालक तार का गुण बताइए। तो बेटा जब भी विद्युत फ्यूज बनाने वाले चालक तार का गुण पूछे तो उसका गुण होता है उसका गलनांक, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका सिर्फ इतना सा आंसर है, निम्न गलनांक। ठीक है, और सारा आपका प्रश्न में से ही है। अगला प्रश्न देखिए, बूझो ने अपने घर में अधिक विद्युत खपत वाले सभी उपकरण जैसे विद्युत हीटर, विद्युत मोटर, फ्रिज, प्रेस इत्यादि एक साथ चालू कर दिए। क्या किया? मतलब जितने भी घर में चीज़ें हैं, फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी, सब चालू कर दिया एक साथ। कुछ समय बाद उसके घर की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई, मतलब लाइट एकदम से चली गई। तो बूझा जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो बेटा जब आप सब चीज़ें एक साथ चालू कर देंगे तो ज़्यादा लोड मांगेगा घर में, और घर में इतनी बिजली आ नहीं रही है। ठीक है, तो सब एक साथ अपने आप बंद हो जाएंगे। ठीक है, ओवरलोडिंग की वजह से। बूझो के घर की विद्युत आपूर्ति बंद होने का कारण ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग या हम उसे अतिभारण भी कह सकते हैं। ठीक है, ओवरलोडिंग या अतिभारण। ठीक है, सिर्फ एक एक आपका जो आंसर है, सिर्फ एक एक अक्षर का आंसर है, एक एक शब्द का। ठीक है, हो गए दोनों? आगे चलें। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 4 पर। पहेली के कमरे में नाइट लैंप नहीं है। उसके कमरे में क्या है? लैंप नहीं है। रात में उसने अपने कमरे के बल्ब को तौलिए से ढक दिया ताकि रोशनी कम आ सके। क्या पहेली द्वारा बल्ब को तौलिए से ढकना सही है? अपने उत्तर के लिए कारण लिखिए। तो बेटा बल्ब जल रहा है, आपको कम उजाला चाहिए तो आपने उस पर तौलिया रख दिया, क्या वो सही है? नहीं, वो गलत है। तौलिया क्या होगा, थोड़ी देर बाद उस बल्ब से गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो तौलिए में आग लग जाएगी। तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, दुर्घटना हो सकती है। तो वही मैंने लिखा है नहीं, पहेली द्वारा बल्ब को तौलिए से ढकना बिल्कुल भी सही नहीं है। यह स्थिति आग लगने का गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। प्रश्न 5 देखिए, ये इस तरीके का चिन्ह बना है। ये इस तरीके का चिन्ह बेटा कहाँ है? ये हमारे भारत का है। चिन्ह वाले विद्युत उपकरणों का ही उपयोग क्यों करना चाहिए, ये कह रहा है। इसका मतलब है भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, इसका चिन्ह जो है ये सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये जो चिन्ह है ISI का, ये चिन्ह सुरक्षा सुनिश्चित करता है और उत्पाद की गुणवत्ता पर भरोसा किया जा सकता है, ये बताता है। ठीक है, मतलब ये कहता है कि ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये जो उत्पाद है वो अच्छा है, इसे आप खरीद सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 6 पर, जो कि आज आपका लास्ट प्रश्न है। ये देख रहे हैं आप, ये बना हुआ है चित्र, ये बल्ब मान सकते हैं आप इसे। ठीक है, अब देखिए, उपरोक्त चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में क्या बल्ब दीप्त होगा? यदि नहीं तो क्यों? दीप्त मतलब जलेगा। क्या बल्ब जलेगा या नहीं? तो बेटा नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों, इसका परिपथ खुला हुआ है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। जब जुड़े होंगे ये, तब बल्ब जलेगा। अभी परिपथ खुला हुआ है तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इसमें लिखना होगा हमें बल्ब दीप्त नहीं होगा, क्योंकि परिपथ खुला हुआ है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। अगर यहाँ से बंद है, परिपथ बंद हो गया, तो मतलब बल्ब जल जाएगा। अभी देखो, जैसे आपने बटन दबाया, स्विच को ऑन किया, तभी तो बल्ब जलेगा, और स्विच ऑफ होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो उसे हम एक तरीके से परिपथ कहते हैं विज्ञान की भाषा में। ठीक है, तो बेटा अगर किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके जो आगे के लघु और दीर्घ प्रश्न हैं वो मैं आपको पार्ट 2 में करवा दूंगी। और जाने से पहले अपना नाम मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो
अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।